मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। एक भरपूर वीकेंड गुजारने के बाद एक नई सुबह, एक नए हफ्ते और एक नई एनर्जी के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं जनाब अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबका वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और आपने खूब इंजॉय भी किया होगा, दोस्तों के साथ बाहर भी गए होंगे, डाइन आउट भी किया होगा, बहन भाइयों से खूब गपशप भी लगाई होगी और यकीन करती हूँ बल्कि उम्मीद करती हूँ कि मुझे ज्यादा मिस भी नहीं किया होगा। जनाब आपका वीकेंड कैसा गुजरा है, आप हमें जरूर फीडबैक में बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ गए हैं और किस तरह आपने अपना वीकेंड गुजारा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि छुट्टी को छुट्टी समझकर ही एंजॉय किया करें। ये एक दिन की छुट्टी जो होती है ना, ये आपके अगले 6 दिन के इंतहाई मुस्बत अंदाज में गुजारने की वजह बन जाती है। आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो जनाब अपना गर्मा गर्म चाय का कप लेकर आ जाइए स्क्रीन के सामने, जिस तरह मैंने अपना कप पकड़ लिया है। तो हमने आज खूब बातें करनी है, कुछ जरूरी और अहम मौजू भी डिस्कस करेंगे। जनाब अपने आप को मुनफरिद रखा करें, किसी कामयाब इंसान को देखकर उसकी तरह ही खुद को ना ढाल लें। हर कामयाब शख्सियत के मामलात, हालात और कहानी की अगर बात की जाए तो आप सबसे अलग है, हम सबसे अलग होती है। अपने मकासद और मंजिल तक पहुंचने का जायजा लें और एक अच्छी मंसूबाबंदी बनाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। आपको पता है कि जनाब हर चीज इतनी आसानी से नहीं मिल जाती या कुछ भी रातों रात नहीं होता, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज है जो रातों रात बदल जाती है, जो पता ही नहीं चलता कि सुबह क्या होने वाला है, और वो आपको पता है वो है मौसम, जो रातों रात चेंज हो रहा है। आजकल तो ज्यादा चेंज हो रहा है, कभी पता चलता है बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है सर्दी और कभी थोड़ी सी नरमी आ जाती है। और सर्दी के साथ साथ कोरोना वायरस की दूसरी लहर में भी शिद्दत आ गई है और रोजाना की बुनियाद पर हजारों नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। और जब मौसम की शिद्दत में इजाफा होता है ना, तो वायरल डिजीज में भी हमें आ घेरती है। और फ्लू, जिसमें फ्लू होता है नजला, जुकाम, गला खराब और खांसी, तो हर घर का मसला बन जाता है। ऐसे मौसम में बहुत एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इन मौसमी बीमारियों का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। और इन वायरल डिजीजेस का मौसम से क्या कनेक्शन होता है, इन मौसमी बीमारियों से कैसे महफूज रहा जाए और इनका इलाज कैसे मुमकिन है, इन सब पर हमने आज बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया ताहिर मौजूद हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर फौजिया, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर फौजिया, आज हमने बात करनी है वायरल डिजीज के हवाले से। आपको पता है कि ये इन्फेक्शन जो है ये सालों साल ही होते हैं, लेकिन इस दफा आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मुझे पहले ये बताइए कि ये वायरल डिजीज होती क्यों है, इन्फेक्शन जो है ये फैलते क्यों इतने ज्यादा, अमूमन इनके फैक्टर्स क्या होते हैं? मुनीबा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये वायरल डिजीज जो है मुख्तलिफ जरासीम होते हैं जी। कोई वायरस होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है। वायरस एक ऐसा जरसूमा है जो कि मुख्तलिफ ज़राए से आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है। ठीक है। और समझने की बात यह है कि इसमें वायरस जो है ये खुद से इन्फेक्ट नहीं करता। अच्छा। ये इसको किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत होती है। ओके। ये जब किसी जानवर में या इंसान में, किसी भी लिविंग एनिमल में, ऑर्गेनिज्म में जब जाता है तो ये उसी की मशीन को यूज करता है अपने आप को, अपने प्रोपेगेट करने के लिए, अपने आप की अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए। वो उस जानवर की या इंसान की बॉडी का सिस्टम यूज करता है। अच्छा। इसीलिए कहते हैं कि आपको बहुत एहतियात की जरूरत होती है। वायरल इन्फेक्शन जो है मुख्तलिफ ज़राए से जानवर में या इंसान में मुंतकिल होता है। ये कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसको हम आपने कोविड-19 कहते हैं, जी, कोरोना वायरस ऑफ 2019 जो दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था। वायरस तो कोरोना वायरस तो बहुत पुराना है। नॉवल इसलिए कहते हैं कि जब इसके जो जेनेटिक, इसका जिन्याती मुरक्कब जो है ना, जब मुख्तलिफ वायरसेस इकट्ठे होते हैं तो वो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। अच्छा। और फिर एक नॉवल वायरस बन जाता है। ठीक है। बेसिकली तो उसकी नस्ल एक ही होती है, लेकिन उसमें कुछ जिन्याती मुरक्कब चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी खुसूसियात चेंज हो जाती हैं और जिस इंसान में या जानवर में मुंतकिल होता है उसके उस तरह असरात डिफरेंट। और अब देखा जा रहा है डॉक्टर फौजिया कि कोरोना की अगर बात की जाए तो इसकी भी जो सिम्टम्स हैं या इसकी कह ले मॉड्यूलेशन है वो चेंज होती जा रही है।
जी मुनीबा, इसीलिए कि वायरस डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं। पहले तो ये डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है। डीएनए वायरस जो होता है काफ़ी स्टेबल वायरस होता है। स्टेबल का मतलब है कि उसका जिनियाती मुरक्कब या उसकी जिनियाती साख्त जो है बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर डीएनए वायरस से कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी ये सिम्टम्स होंगी और उसकी हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है जिसका जिनियाती मुरक्कब आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जो होता है बहुत अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल का मतलब ये है कि जो उसका जिनियाती मुरक्कब है, ठीक है, उसकी जो साख्त है वो उसमें चेंजेस आ जाती हैं, यानी एरर जब आ जाती है ना उसमें कहीं एक जिनियाती मुरक्कब में चेंज आएगी तो वहीं पे एरर म्यूटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी इलामात जो नेक्स्ट टाइम करेगा तो वो भी डिफरेंट होंगे। तो हमने ये भी देखा है डॉक्टर फोजिया कि आम जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे नज़ला हो गया तो उसके भी सिम्टम्स होते हैं, आपके जिस्म में दर्द होता है, आपके सर में दर्द होता है, तो और कोरोना के भी यही सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, तो इन पे हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसमें जो है आप देखें कि कोरोना वायरस फ्लू वायरस, अब एक जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें कोरोना वायरस भी होता है, राइनो वायरस भी होता है, एडिनोवायरसेस हो सकते हैं। जो आपका कोरोना वायरस नोवेल कोरोना वायरस था उसमें कोविड-19 वाली सिम्टम्स आई, ठीक है। अब उसमें भी डिफरेंट म्यूटेशंस आ चुकी हैं। आपने सुना होगा आजकल में कि यूके स्ट्रेन आ गई, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आ गई। अब ये जिस साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी आ गई है, मुख्तलिफ किस्म की, अभी तो और भी सुनने को मिलेंगे आपको। 200 से ज्यादा इसमें म्यूटेशंस आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि उसकी जिनियाती साख्त तो वही थी, लेकिन जिस इलाके में वो किया वहाँ की पॉपुलेशन पे डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिफरेंट इफेक्ट्स हुए और वायरस ने उस माहौल में अपने आप को चेंज कर लिया। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी स्मार्ट इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो जाता है और अपने आप को चेंज कर लेता है। और फिर कई वायरसेस इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि जो इवेट कर जाते हैं इम्यून सिस्टम को। तो हमें बेसिकली आम आवाम के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, उनकी आगाही के लिए ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। ठीक है। अब एहतियात कॉमन कोल्ड के लिए, कोरोना वायरस के लिए, अगर वो, अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि किस किस ज़राए से, किन किन ज़राए से वो आपके जिस्म में दाखिल होते हैं। ठीक है। आँख, नाक और मुँह, इसको आप बचा के रखें। जब भी यानी आपने आँखों को हाथ लगाना है या नाक को या मुँह को, तो आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना है। मार्केट में बहुत किस्म के आपके पास ये डिसइंफेक्टेंट्स हैं, उससे बेहतर है कि आप आम साबुन, किसी भी साख्त का हो, साबुन की जो फॉर्मुलेशन है उसमें जो लिपिड्स होते हैं वो वायरल जो है वायरस की आउटर लेयर को बिल्कुल तहलील कर देते हैं। अच्छा। और ब्रेक ओपन कर देते हैं। ठीक है। वो उस काबिल ही नहीं रहता कि आपके जिस्म के अंदर जाए और आपकी इन्फेक्शन करे। मतलब साबुन ज्यादा इफेक्टिव है हैंड वॉश और दूसरे से। जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। और हैंड वॉश एक एक्सपेंसिव भी है, टीडियस प्रोसेस है। हाँ, हर बंदे की पहुंच में नहीं है। साबुन तो हर घर में मौजूद है। साबुन तो हर सस्ता से सस्ता भी मिल जाएगा और वो ज्यादा इफेक्टिव भी। हाँ, उसमें ये है कि आप इंश्योर करें कि जब आप अपने हाथों को मल के धोएं, कम से कम 20 सेकंड। ठीक है। मलने के सिस्टम में ये होगा कि वो वायरस की आउटर लेयर को डिसॉल्व कर देगा, उसका वो वहीं पे डेड हो जाएगा। और जब आप वॉश आउट करेंगे तो आपका हाथ साफ है। अब आप अपने नाक, मुंह और हाथ, कान को, अपना आंख, नाक और मुंह को हाथ लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक और जरा डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन आजकल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी फैला हुआ है, डेंगू वायरस फैला हुआ है। किस तरह डॉक्टर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऐसी अलामात हो, ये हम फौरन से पता चल जाए कि अच्छा ये नॉर्मल फ्लू है और ये कोरोना के हवाले से ये सिम्टम्स हमें आ रहे हैं? ये जो है ये आप इस तरीके से बगैर टेस्ट के नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरलैप सिम्टम्स होती हैं। जो डिफरेंट म्यूटेशंस आई हैं उसमें भी वायरस, कोरोना वायरस ही जो है वो डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहा है। अच्छा। इसमें कई लोगों की जो है सूंघने की, चखने की हाँ वो चली जाती है, हिस्स खत्म हो जाती है। कुछ लोगों में कोई सिम्टम नहीं आती, आपका टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और लेकिन आपको खुद आप कहते हैं मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। हाँ। ये एक इस मुकालते में नहीं रहना चाहिए कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आप किसी और को नहीं फैला सकते। इट्स अ वेरी जिसको कहते हैं कि कई लोग समझते हैं कि अगर हमें सिम्टम नहीं है तो हम, हमारे बुजुर्ग भी महफूज हैं, बच्चे महफूज हैं, दूसरी पॉपुलेशन महफूज है। आपने एहतियात करनी है। अगर आपको पता है कि आप कहीं ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे हैवीली पॉपुलेटेड प्लेस थी, जैसे आजकल शादियों का सीजन है, वहाँ पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है।
जब खाना खाएं तो देखिए मेरा तो ख्याल है इसमें कोई आपके जैसा मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हमारी हुकूमत के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आम आवाम को ये समझने की ज़रूरत है जहाँ पे क्राउडेड प्लेस होगी, वेदर इट्स अ बैंक, शादी, निकाह की सेरेमनी, कोई हॉस्पिटल, तो वहाँ पे अपने डिस्टेंस रखें आप। कि अब अगर नज़ला हो जाए उससे जल्दी जान छोड़े, आपको पता है कि हफ्ता 2 हफ्ता वो रहता ही रहता है नॉर्मल, अगर नज़ले की बात की जाए तो उससे जल्दी जान छुड़ाने के लिए हम क्या करें? ये बड़ी आपने अच्छी बात की। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में एक चीज है कि आपको पता चल जाता है कि वायरल इन्फेक्शन एक सडन ऑनसेट होता है, ठीक है, हाई ग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, 101 से ज्यादा टेम्परेचर होगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसा फ्लू है। अच्छा, जो इसमें एक तो एहतियात जरूरी है, और अगर हो जाता है तो आपने हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखनी है, ठीक है। आप हॉट लिक्विड्स ले लें, ठीक है, सिप्स लेते रहें, उसमें ये होगा कि आपकी एक तो क्लीन होता रहेगा थ्रोट, अगर आपका वो वायरल इन्फेक्शन एयरबोर्न है, ठीक है, मतलब हवा से कहीं से ट्रांसमिट हुआ है। जो आप पानी इस्तेमाल करें उसका भी आप बहुत एहतियात की जरूरत है। कई वायरसेस, क्योंकि हम वायरसेस पे बात कर रहे हैं, नॉट स्पेशली कोरोना वायरस, कोरोना पे हम लोग, तो कई वायरसेस होते हैं जो वाटर बोर्न होते हैं, ठीक है, फूड बोर्न होते हैं, कई होते हैं जैसा पोलियो वाला होता है जिसमें फीको ओरल यानी फजलात में वो वायरस पाया जाता है। ये जो बाथरूम या टॉयलेट लैट्रिन यूज करने के बाद लोग प्रॉपर्ली हाथ वॉश नहीं करते, आपके नाखून बड़े होते हैं, उसमें रह जाता है, तो इसलिए प्रॉपर हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो आप क्या कहती हैं कि आप तो डॉक्टर हैं, आपको ज्यादा पता होगा कि अगर खास तौर पर नज़ले की बात की जाए या जुकाम की बात की जाए, वो क्यों ज्यादा, उसकी ज्यादातर फैक्टर्स क्या हैं, क्यों होता है? इसमें देखिए, एक तो है कि किस किस्म का वायरस है, ठीक है, फ्लू वायरस है या कॉमन कोल्ड वायरस है। नंबर 2 कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, ठीक है। कई लोगों की कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी होती है, जैसे वायरस एंटर होता है, जिससे मैंने आपको पहले बताया प्रोग्राम के शुरू में कि इंसान का या जानवर का जिसके अंदर वायरस एंटर हुआ है, ये समझेंगे ये आपके खुलिया है, उस खुलिया के अंदर एंटर हो जाएगा, आप उस होस्ट की मशीनरी यूज करते हैं। अगर तो इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा है तो वो खत्म कर देगा, वहीं पे उसको रेप्लिकेट नहीं करने देगा। है कि जितनी ज्यादा सर्दी होती है या शिद्दत इख्तियार करने लग जाता है मौसम, ज्यादा लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। क्या उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता इसलिए? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। इसमें लोग कंजेस्टेड जगहों पे रहते हैं, अच्छा, क्लोज स्पेस में रहते हैं, जिसकी वजह से एक तो उनको ज्यादा हो जाता है, हाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। आप अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, अपना वार्म लिक्विड लें, गागल्स करें, सफाई का ख्याल रखें, और जहाँ अगर हेविली पॉपुलेटेड प्लेस है तो आप अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते हो, आप अपना मास्क पहन लें, अच्छा, ठीक है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसमें आप इससे अपने अगर हो गया है तो उससे जल्दी जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन कम से कम 7 से 10 दिन तक रहता है। अच्छा, मतलब वो इतना टाइम लेकर जाता है? इतना टाइम लेके जाता है, और इसीलिए कहते हैं कि आप एहतियात करें, ठीक है, आप आराम करें, फिजिकली भी आराम करें, अपने जिस्म को, अपने जहन को आराम दें, अपनी लिक्विड बेहतर रखें, अपनी खुराक अच्छी रखें। सी बी के हामिल जो खुराक होती हैं वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं इस चीज में, ऐसा है? मुनीबा, नॉट ओनली विटामिन सी, विटामिन सी इज वन ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। इसमें आप अपने मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक का इस्तेमाल करें, आपकी विटामिन डी जो है आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, विटामिन सी भी जो है वो आपकी मुख्तलिफ कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। अब जैसे कहते हैं कि कीनू आए हुए हैं, और अगर आपको फ्लू है तो आप कीनू खाओ, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा है? जी बिल्कुल, किन्नू में और गावा, आपका जो अमरूद है, उसमें विटामिन सी बहुत। अच्छा, मतलब ये मौसमी सब्जियां और मौसमी जो फल हैं उनको खाने से हमें फायदा होता है? बिल्कुल मुनीबा, फायदा होता है। कई लोग कहते हैं हमारा गला खराब हो जाता है, तो उनके लिए विटामिन सी सिर्फ अगर वो किन्नू या लीमू नहीं ले सकते, वो अपना अमरूद ले सकते हैं। अगर किसी किस्म का फल नहीं खा सकते, कुछ लोगों को शुगर होती है, तो आप ये फ्लैक्स सीड आपके होते हैं, उसमें बड़ी विटामिन सी होती है। और ये भी देखा है हमने डॉक्टर के बड़ी उम्र के लोग हैं और जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मुतासर होते हैं इन मौसम से, इस मौसम से उनको खांसी ज़्यादा हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, फ्लू हो जाता है ज़्यादा। उनमें क्या वजूहात होती हैं और उनसे किस तरह बचा जा सकता है? जी मुनीबा, हमें 2 पॉपुलेशंस का आपने बिल्कुल सही कहा है। जो यंग जनरेशन होती है उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, उनका खाना पीना अच्छा होता है, रोबस्ट सिस्टम होता है, उनको इतना फील भी नहीं होता। एक हमारे जो नौज़ाइंदा बच्चे होते हैं और एल्डरली पॉपुलेशन 65 एंड अबव स्पेशली, ठीक है, इन पे हमें ज़्यादा मुहतात होना चाहिए।
छोटे बच्चों में अगर इस तरह का हो तो एकदम से उनका जो है सांस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें भी मदद को चाहिए कि उनकी हाइड्रेशन बेहतर रखें, ठीक है। और अगर ज़रा सी अलामात होती हैं कि सांस में दुश्वारी आ रही है तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। जो 65 और उससे ऊपर के जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है उनके लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो जो घर में रहने वाले उनको ख्याल करना चाहिए कि किसी में कोई अलामात हैं तो उनके पास जाने से एहतियात करें। जो नॉर्मल इन्फेक्शन भी है उनसे भी एहतियात करें। कोई कॉमन फ्लू है, कॉमन कोल्ड है या फ्लू है, उसमें जब तक आप लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करा सकते, आप डायग्नोस नहीं कर सकते। उनमें एहतियात के तौर पे 65 से ज़्यादा की उम्र के लोगों को फ्लू वैक्सीन लगानी चाहिए। अच्छा। और इसके अलावा अगर डॉक्टर ये भी बहुत कॉमन है, शायद आपने भी देखा होगा, अगर एक घर में किसी एक बंदे को फ्लू हुआ है तो वो पूरे घर में सर्कुलेट करता है। जी, इसी के लिए और वो एक एक करके सबको हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, इसीलिए एहतियात ज़रूरी है कि अगर आप अपना मास्क पहन के रखते हैं, जिसको सिम्टम्स आई हैं वो अपने साथ भी वो क्या उसको कहते हैं एहतियात करें, और दूसरों के साथ भी इंसाफ करें कि उनको ना फैलाएं। मास्क पहन लें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, सफाई का ख्याल रखें, तो एक जगह क्लोज स्पेस में रहते हुए भी वो ट्रांसमिट नहीं होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं, अभी मेरा आपके दरमियान कम से कम 6 फुट का फासला है, मैं जब बात कर रही हूँ तो मुंह से ज़रात निकल रही है, ये ड्रॉपलेट छोटे छोटे ज़रात नजर नहीं आते, लेकिन उसके अंदर वायरस होता है, वो कई दफ़ा मुअत्तल रहता है हवा के अंदर। तो जब वहाँ से कोई दूसरा बंदा गुजरेगा तो वो इनहेल कर लेगा। तो क्या डॉक्टर फौजिया आपको लगता है कि मौसम के अलावा जो हमारी फजाई आलूदगी है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इन्फेक्शंस का? इसमें मल्टीपल वायरसेस तो आपको पता है, ठीक है, आते हैं। अगर यहाँ पे कोरोना वायरस है तो पोलियो वायरस भी आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे फ्लू वायरस भी है। हमें हमारे आम आवाम को उनसे बचने के लिए वायरस ने उसी माहौल में रहना है। बिल्कुल, सर्दी हो, गर्मी हो, अगर इसको खत्म किया जाए या एक लाइन में इसको किया जाए तो एहतियात ही है, वो चाहे कोरोना वायरस हो, वो चाहे दूसरे इन्फेक्शन हो। तो डॉक्टर फौजिया अशरफ हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी कि हम किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं इस मौसम में, क्योंकि जहां पर हमें कोरोना वायरस से हम जंग लड़े हैं, इस तरह हम दूसरे इन्फेक्शन से भी जंग लड़े हैं। तो उनका सिर्फ एक ही हल है और वो है सिर्फ एहतियात। आप एहतियात करें और खुद को ठीक रखें, खुद आप ठीक रहेंगे, जान है तो जनाब जहान। तो आगे बढ़ने हमने, और आपको मैं बताऊं कि मीठे मीठे और ताज़ा अंगूर किसको पसंद नहीं होते, लेकिन इनका एक मसला ये है कि वो जल्द ख़राब हो जाते हैं। और अफगानिस्तान जहां दुनिया के बेहतरीन अंगूर पैदा होते हैं, वहां बिजली और फ्रिज की वैसे ही कमी पाई जाती है। तो इस मसले का एक हल गंगीना की शक्ल में निकाला गया है। होता ये है कि मिट्टी का गोल डब्बा बनाया जाता है जिसमें अंगूर 6 माह तक ताज़ा रहते हैं। इस डब्बे को, जिसे गंगीना कहा जाता है, निहायत एहतियात के साथ एयर टाइट को कर दिया जाता है और ख्याल रखा जाता है कि कोई भी टूटा हुआ अंगूर इसमें शामिल ना हो। बाद में गंगीना को मिट्टी का लेप करके खुश्क और ठंडी जगह पर रख दिया जाता है। इससे 6 माह तक अंगूर ताज़ा और मीठे रहते हैं। है ना एक हैरत अंगेज देसी इजाद जनाब। आप भी, अगर आपके घर बिजली चली जाती है, आज आपको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा बिजली जा रही है, तो अगर आपके घर बिजली चली जाती है और आपको अंगूर जो है वो फ्रेश रखने हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। नई इजाद है जनाब, और भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप तक पहुंचानी है, लेकिन इस छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, खुशामदीद टू जागो लाहौर। और अब कुछ बात कर ली जाइए खाने पीने के हवाले से। तो आपने कभी सोचा है कि सब्जियां खाने पर इनाम भी मिलेगा? नहीं सोचा होगा, ना ही आपको कभी मिला होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो गोश्त खाने का ज्यादा रुझान है। लेकिन बरतानिया में एक ऑफर दी जा रही है कि अगर आप 6 माह तक मुसलसल सब्जियां खाते हैं तो आपको $68,000 इनाम मिल सकता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसी ऑफर है। जी जनाब, इस खास ऑफर का मकसद ये है कि सब्जियों और फलों की अहमियत को उजागर करना है, क्योंकि माहिरीन ग़िज़ायात और डॉक्टर्स इस बात की तलकीन करते हैं कि अगर आप सेहतमंद और तवाना रहना चाहते हैं
तो ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा किया करें, और खास तौर पर वो मर्द और खवातीन जिनको HB की कमी का सामना रहता है, उनको तो बहुत ज्यादा तलकीन की जाती है कि वो सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें। वैसे भी आजकल चुकंदर, कचालू और गाजर आसानी से दस्तयाब होती है और वो खून बनाने के लिए काफी मुफीद भी समझी जाती है। फलों और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल जिल्द के लिए भी बहुत मौसर समझा जाता है। जिल्द को फ्रेश और बारौनक नजर आने लगती है। और ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए और इनकी इफादियत क्या है, चेहरे की ताजगी बरकरार रखने के लिए कौन कौन से फल और सब्जियां इस्तेमाल की जा सकती हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट सारा फारूकी जो माहिर ग़िज़ाइयात है, और इनके साथ मौजूद है मरियम कुरैशी जो हर्बलिस्ट है। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? सारा, सबसे पहले मैं आपसे आगाज कर लेते हैं कि कितनी ज़रूरी है ताज़ा सब्जियां और फल खाना हमारी सेहत के लिए? बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंटेक इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप देखें तो एक दिन में इंसान को 5 to 6 कप्स लाजमी लेने चाहिए वेजिटेबल्स के। अच्छा, यानी सैलेड के फॉर्म में इंसान को लेना चाहिए, लेकिन हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते। हम तो मुश्किल से कभी लंच या डिनर में इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर हम जो सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं हम उनको पका के इस्तेमाल करते हैं, और हम इतना ज़्यादा उनको भून देते हैं कि उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, जो उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है, वो ना होने के बराबर रह जाती है। तो मेरा यही ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैलड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो लंच और डिनर के साथ लाजमी जो है वेजिटेबल सैलड रखें। मेरे ख्याल से आजकल लोग जो कहते हैं जी सैलड ना हो या सब्जियां ना भी हो चल जाएगा, गोश्त जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जितने भी हमारे अराउंड न्यूट्रिएंट्स हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर आप जो है सिर्फ प्रोटीन का भी इंटेक कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं उससे आपको आयरन मिल रहा है, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। और विटामिन सी आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको फलों से और आपको जो सब्जियों से मिलता है, तो वो भी तभी एब्जॉर्प्शन होगी अगर आप जो है उनका साथ साथ इंटेक करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ को जो है मॉडरेशन में और साथ साथ लिया जाए, सिर्फ किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। एग्जैक्टली, सारा ने बड़ी अच्छी बात की है। मरी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप हर्बलिस्ट हैं, तो हमें बताइए कि आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा है, और इस हवाले से हमारी स्किन किस तरह हम फ्रेश रख सकते हैं उसको, सब्जियां, और कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी फ्रेश स्किन के लिए? मैं तो सबसे पहले हमेशा अपने हर शो में एक चीज़ की तनकीद बहुत करती हूँ कि पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना आप पानी पीते हो आपकी बॉडी उतनी हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहती है। ठीक है, और जो है उससे आपकी स्किन भी ग्लो करती है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर वेस्टेज वगैरह होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके तो वो साफ कर देता है। तो अगर आप हाइड्रेट रखना चाहते हो तो पानी का इंटेक रखो, जैसे कि इन्होंने बताया कि वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत ज़रूरी है। फिर आप उनके मास्क वगैरह भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मास्क वगैरह बनाओ, तो आप ये कर सकते हो कि आप क्यूकम्बर लेके उसका जूस निकाल के उसको क्यूब्स वगैरह बना लो। ठीक है, विंटर में तो इतना नहीं होता, लेकिन अगर समर में आप उसको रब करो अपने फेस पे तो वो आप क्यूकम्बर आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विंटर में इतना इफेक्टिव नहीं है वो? नहीं, विंटर में इफेक्टिव है, लेकिन वो ठंडा होता है। अच्छा, ऑब्वियसली आप क्यूब्स वगैरह फेस पे लगाओगे तो वो आपको, लेकिन अगर आप जूस बना के भी पी लो विंटर में तो उसका वो भी बहुत ज्यादा वो आपके सेहत के लिए भी और स्किन के लिए भी है। क्या क्या खाना चाहिए, कौन सी सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए सर्दी के मौसम में? हमेशा याद रखें जो भी सीजनल आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आ रहे होते हैं सबसे ज्यादा उन्हीं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं उस सीजन के हिसाब से। तो आजकल जो भी आपके अराउंड सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आए हुए हैं आप सबका इस्तेमाल करें और वैरायटी रखें। किसी एक स्पेसिफिक फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि कोई एक फ्रूट या वेजिटेबल आपको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता। ठीक है, इसी तरह से है कि जैसे एप्रिकॉट्स के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, उसी तरह ऑरेंजेस के अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। तो कोशिश करें वैरायटी रखें पूरे दिन में। सैलेड की फॉर्म में बेशक लें, या आप जो है अगर वैसे ही लेना चाहते हैं, फ्रूट्स भी लेना चाहते हैं, तो 3 सर्विंग्स लाजमी एक दिन में होनी चाहिए। यानी अगर सुबह आपने केला लिया है तो दोपहर में सेब लें और रात को आप जो है ऑरेंज ले लें। तो एटलीस्ट इस तरह से वैरायटी रखने से होगा कि आपको ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे और ये कि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। लेकिन सारा, हमने देखा है कि अगर कोई लोग खाना खाने बैठते हैं तो सारा खाना खा लेते हैं, और फ्रूट्स खाने बैठते हैं तो पूरी पूरी बास्केट जो है वो खा लेते हैं। कि कितना जरूरी है कि एतदाल में खाना, मिकदार में खाना? हमारे यहाँ ना हर चीज़ की ज्यादती है। अगर आप देखें ना, अगर हम लोग नट्स का भी इंटेक करते हैं, 1 हैंडफुल यानी एक मुट्ठी नट्स आप ले सकते हैं एक दिन के अंदर, क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत होती है। हेल्दी बहुत होता है लेकिन उसमें कैलोरीज बहुत होती हैं। हम लोग इतना ज़्यादा एक टाइम पे खाते हैं, खासतौर पे कभी हम स्क्रीन के आगे बैठे हैं, टीवी के आगे बैठे हैं, तो हम खाते चले जाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता हमने कितना खा लिया।
उससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाता है, वेट गेन होता है, फिर वही बंदा फिर वेट उतारने में जो है टाइम फिर उसका लग जाता है। तो ज़रूरी है कि पहले से अगर इंसान बैलेंस अमाउंट में सब कुछ खाए तो उसका वेट भी गेन नहीं होगा, कोई इस तरह के हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। तो हाथ पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज का जो ज्यादा है, ज्यादती है, वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। मरियम आप बताइए, सर्दियों में हमने देखा है हमारी स्किन बहुत क्रैक कर जाती है, खुश्क हो जाती है, हमारे सर में भी डैंड्रफ हो जाती है, कि ज्यादा क्या वजूहात है इनकी? आप हर्बलिस्ट हैं, हमें ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसमें पहली बात तो ये कि आपकी बॉडी पानी कम पीती है, उसकी वजह से हाइड्रेट नहीं रहती है, ठीक है, पानी ज्यादा पियो। सेकेंडली हम क्या करते हैं, हम गर्म पानी से बाथ लेते हैं, हाथ भी धोना, समटाइम्स क्या होता है बात करते हुए मुंह भी धो देते हैं, उसकी वजह से बहुत ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर तो आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक चीजों पे जाना चाहते हो तो मैं ऑयल्स में चले जाओ। स्किन ऑयल्स जो होते हैं, आर्गन ऑयल बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आलमंड ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनका आप इस्तेमाल करोगे तो इससे आपकी स्किन डल भी नहीं होती, ग्लो भी करती है, और ये भी नहीं होता कि आप ये कह दो कि जी मॉइस्चराइजर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जो नहीं भी कर सकते उनके लिए ऑयल्स के लिए मतलब तो रखना घर में तो ऑयल जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन फेस पे कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है और आपकी स्किन की वो ब्राइटनेस को बूस्ट भी करता है। और वो कोई टाइमिंग नहीं है, आप मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हो, कोई भी उसकी टाइमिंग नहीं है, जब भी आप फेस वॉश करो बेशक आप उसको यूज कर लो, उसका फायदा ही है, उसका नुकसान कुछ नहीं। एग्जैक्टली, उसका फायदा है, आप बॉडी पे भी यूज कर सकते हो, इवन आप हेयर्स पे भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है वो, लेकिन आप अगर बॉडी पे यूज करना चाहते हो कर लो, अब ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मरियम, आजकल हमने देखा है कि विटामिन सी जो है वो भी आ रहा है, कीनू में भी आ रहा है, और ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम पेस्ट बनाकर भी मुंह पे लगा के सकते हैं, जिनसे हमारी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाए? ये जो ऑरेंज है और लेमन है, इसमें तो बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है और ये स्किन के लिए एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छी चीजें हैं। और क्या होता है कि आप अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो फिर आप ये ऑरेंज और लेमन के जो है ना वो पेस्ट बना के नहीं लगा सकते या उनकी स्क्रबिंग, क्योंकि वो स्किन को ड्राई कर देता है। ठीक है, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप उसको योगर्ट में थोड़ा सा मिक्स करके, जैसे कि लेमन को थोड़ा सा मिक्स कर लो, बीच में थोड़ी सी हल्दी डाल लो, या बीच में कोई भी आप बेसन वगैरह डालो जो आपकी स्किन, या हनी डाल लो, मिक्स करके आप लगा सकते हो। उसके आप पेस्ट बना के स्क्रब कर लो, 20 मिनट्स कर लो, 10 मिनट्स कर दो, मोर देन एनफ, इससे ज्यादा नहीं, तो उससे आपकी स्किन जो है अच्छी रहती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे ऑर्गेनिक स्टफ है ना, अब इसका ऑब्वियसली स्किन के ऊपर भी फायदा हो रहा है, अगर आप इनटेक कर लेते हैं और भी ज्यादा वो तो हर चीज के लिए, फिर वो आपकी पूरी बॉडी को, क्योंकि देखिए ना आप मास्क वगैरह बनाते हैं, आप सिर्फ फेस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इनटेक तो बहुत अच्छी चीज है, वो अगर वो कर लेते हो तो वो कर लेता है और आपकी फेस भी फ्रेश हो जाता है। तो सारा क्या हमने देखा है, लोग नहीं खाते सब्जियां, बच्चों की खास तौर पर अगर देखा जाए तो बच्चों को सब्जियों पे नहीं लगाया जाता। अगर बचपन से ही उनको सब्जियों पे लगाया जाए तो उनको आदत हो कि हमने सब्जियां खानी है। बिल्कुल, मैं इस बारे में बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ, बल्कि पेरेंट्स से भी कर चुकी हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके टेस्ट बर्ड्स तब डेवलप हो रहे होते हैं। कहते हैं ना कि 6 महीने के बाद बच्चे को जो है वीनिंग स्टार्ट करा देनी चाहिए, उसको सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। तो उसमें कोशिश करें कि जैसे सॉफ्ट फ्रूट्स हैं या मैश करके आप उनको, या वेजिटेबल्स जो हैं, वेजिटेबल्स का पानी आप उनको जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। उस वक्त ये होता है कि उनके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं, और जब वो उस वक्त जो चीज़ें वो खा लेते हैं ना, उनके टेस्ट उसके लिए डेवलप हो चुका होता है, और फिर वो जो है आगे जाके उसके लिए जिद नहीं करते कि हमने ये चीज़ नहीं खाना। जैसे अक्सर बच्चे करते हैं ना कि हमने घर में ये नहीं सब्जी खानी, वो वाला फ्रूट नहीं खाना, और बाहर का वो कहते हैं कि हमें चॉकलेट्स खानी है, क्योंकि आपने बचपन से बच्चे को ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी है। अक्सर करते हैं पेरेंट्स कि भाई बच्चे को कभी चिप्स पकड़ा दिया, कभी चॉकलेट, चुप कराने के लिए चॉकलेट पकड़ा दिया, उसके टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो गए, अब वो उतनी ही स्वीटनेस मांगेगा। आप घर में उसे शेक भी बना के देंगे, आप इतनी चीनी नहीं डाल सकते जितना वो जो है बाहर के वो चॉकलेट्स और उन जंक फूड के अंदर जितना चीनी और नमक का इस्तेमाल होता है, तो वो बच्चे का उसके लिए टेस्ट डेवलप हो चुका होता है। तो इसलिए सारा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जूसेस का बहुत ज्यादा रवाज आ गया है, हम लोग उनको खा नहीं रहे, जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनके जूस बना के पी रहे हैं। तो क्या फर्क है दोनों में? अच्छा, फ्रेश फ्रूट्स अगर आप लेते हैं ना, उनके अंदर फाइबर है, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स जरूर है, लेकिन साथ में फाइबर बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। अगर आप होल फ्रूट लेते हैं तो उससे ये कि फाइबर की वजह से आप ज़्यादा देर फुल रहेंगे, ठीक है, फुल रहते हैं। उसके वैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस तरह से कि कोलेस्ट्रॉल भी डिक्रीज करता है, और बॉडी में जिसे कहते हैं कि जो आपके ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन कर देता है। ख़ास तौर पे जैसे डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो होल फ्रूट्स लें, ठीक है, मतलब वो लोग फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ना करें। अच्छा। अब फ्रूट जूसेस को क्यों मैं मना कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ्रूट जूसेस फ़ौरन बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ग्लूकोज लेवल एकदम से शूट कर सकता है डायबिटिक्स के लिए, ठीक है,
लेकिन हमारे लिए इस तरह से जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो फ्रूट जूसेस कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वंस इन अ वाइल इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट जूसेस। उसके अंदर आप यूँ भी कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ताकि उसकी शुगर की कम हो जाए, आप उसमें पानी ऐड कर लें। तो फिर कौन कौन से जूस, अगर वो एप्पल जूस तो नहीं छोड़ सकते ना, उन्होंने तो पीना ही पीना, बिल्कुल, तो कौन से बिल्कुल यूज कर सकते हैं? आजकल जैसे चल रहे हैं एप्पल जूस है, या आपका बीट रूट का जूस भी आप बना सकते हैं, कैरेट जूस बना सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास ये जो अनार का जूस है, ठीक है, इस तरह के जूसेस आप पी सकते हैं, मना नहीं है, उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर वाइटामिन मिनरल्स हैं। सिर्फ उसमें कमी इस चीज़ की है कि फ़ाइबर नहीं होता, फाइबर की कमी होती है, सिर्फ यही उसमें एक खामी है और कुछ भी नहीं है, वरना वो आपको वाइटामिन मिनरल्स प्रॉपर प्रोवाइड करता है अगर आप लें तो। बिल्कुल ऐसे ही मरियम, आपके पास आते होंगे लोग, पूछते होंगे क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए, क्या सजेस्ट करती है घर में हम लोग किस तरह अपनी स्किन को, क्या हमारी रूटीन होनी चाहिए सुबह से लेकर रात तक कि हमारी स्किन जो फ्रेश रहे? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रेकफास्ट अच्छा करो। ठीक है, ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम स्किप कर देते हैं। रात का खाना ज़्यादा खा लिया, लंच हमने ज़्यादा कर लिया। देखिए, आपका इंटेक, आपका स्टमक जितना हेल्दी रहेगा ना, उतनी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। मतलब हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं, कॉस्मेटिक उनको लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं, हमें पता ही नहीं होता हमारी स्किन टाइप क्या है और हम वो प्रोडक्ट लगा लेते हैं, और बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ओवरनाइट मिरेकल हो जाए और हमारी स्किन अच्छी हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है, फ्रूट्स आपको लेने चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स का इंटेक, वेजिटेबल्स का होना, सैलेड जैसे इन्होंने बताया बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें जो हैं ये आपकी स्किन को, आपके स्टमक को हेल्दी रखते हैं, और जितना आपका स्टमक अंदर से हेल्दी रहेगा उतनी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो मरियम, आप हर्बलिस्ट हैं और हमें बताएं कुछ कि हम, कुछ लोग नहीं जा सकते बाहर, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते कि उनसे पूछ कर आए, कंसल्टेशंस लें, लेकिन घर में बैठ के भी तो हम करते हैं। जैसे हमारी पहले माएँ टोटके करती थी घर में कि बेसन लगा लिया मुंह पे और अंदर लीमू डाल के लगा लिया। ऐसे छोटे छोटे टोटके जो हम घर में बैठकर कर सकते हैं अपनी स्किन को तरोताजा रखने के लिए। अब ये जैसे हनी है, हनी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को टाइटनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट है उसमें। उसके अलावा जो हम ये होता है आपका पोटैटो होता है, इसका जूस आप निकाल के उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके उसका मास्क बना के आप लगा सकते हो, वो आपको एजिंग से बचाता है। इसका ये बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन हनी कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिनकी ऑयली स्किन है उनको सूट नहीं करता। और हमेशा मैं होम रेमेडीज के बारे में ये चीज बताती हूँ कि ये नहीं कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो आपने फौरन किचन में जाके उसको लगाना शुरू कर देना है। हमेशा पैच टेस्ट करना जरूरी है, वरना आपकी फेस पे रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, हमेशा आप पैच टेस्ट करो, लीव इट एटलीस्ट फॉर 20 आवर्स। ठीक है, उसके बाद देखो कोई रिएक्शन तो नहीं है तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, टमाटो बहुत ज्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। आपको उसमें कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसको काटो 2 पीसेस में और उसको स्क्रब कर लो। ठीक है, वो डायरेक्ट भी आप स्क्रब उसका कर सकते हो। उसके अलावा क्यूकम्बर, आजकल ये टोमेटो के ऊपर शुगर डाल के भी कह रहे हैं आप स्क्रब कर सकते हो। हाँ, वो भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट शुगर आप अपनी स्किन के साथ लगा सकते हो। हाँ, वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंपल भी कर लो तो वो आपके लिए ठीक रहता है। ठीक है, हल्दी बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए। अगर आप उसका इंटेक भी करते हो वो आपको अंदर से हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अगर आप उसको फेस पे भी लगाते हो, आप योगर्ट के साथ मिक्स कर लो, ठीक है, या उसका कोई और अच्छा सा पेस्ट बना के कर लो तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सारा, हमें ऐसे बताएं कि इस मौसम में हम क्या करें जिनका बीपी का मसला होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो ऐसे कौन से वेजिटेबल्स खाएं या जूसेस पिए जिनसे उनका मेंटेन रहे बीपी? हाँ, ऐसे लोग जिनका खास तौर पे बीपी बहुत हाई रहता है या उनको बीपी का बहुत ज़्यादा इशू है, 2 चीज़ें हैं जिसका मैं कहती हूँ कि इस्तेमाल लाजमी करें, आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। एक जिंजर है, ठीक है, अदरक का इस्तेमाल, और दूसरा आपका गार्लिक है, ठीक है, लहसुन का इस्तेमाल। आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, जिंजर आप जैसे खाने में यूज़ करते हैं उसी तरह आप उसकी टी भी बना सकते हैं। आपने सिर्फ जो है पानी में उसको जिंजर को ऐड करना है, उसमें थोड़ा सा आप जो है दालचीनी ऐड कर लें 1 चुटकी के बराबर, और उसको जो है 10 से 15 मिनट बॉईल करें और उसको स्ट्रेन करके जो है रोज़ शाम के टाइम जो है वो आपकी इवनिंग टी होनी चाहिए, वो आप लें। और उसके अलावा ये है कि जिनको बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ब्लड प्रेशर का बहुत इशू है, तो वो लंच और डिनर के बाद जो है लहसुन का 1 पीस, वो जो एक तूरी होती है, उसको 3 हिस्सों में काट के गोली की तरह से उसे निगलना है पानी के साथ। खाने के फौरन बाद आपने ये करना है। अच्छा। और इसमें भी इसका तरीका ये है कि जब आप उसका छिलका उतारते हैं तो उसको कट करके थोड़ी देर के लिए रखना है, उसको हवा लगने देनी है ताकि उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिव हो जाएं। तो एक्टिव हो जाएंगी 5 मिनट के अंदर, तो आपने फिर उसको कट करके जो है पानी के साथ ले लेना है, तो इससे आपका बीपी कंट्रोल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। सारा और वरीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। जनाब, हम
सब्जियों और फलों के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो कितने अहम है हमारी सेहत के लिए, तो आप लोगों ने भी सोचा होगा कि अब हमने क्या पकाना है और आज के लिए क्या खाना है। तो जनाब मार्केट का रुख कर लेते हैं कि वहां पर आज अशिया ज़रूरिया किस भाव में मिल रही हैं, क्योंकि रोज जब हम मार्केट जाते हैं तो उनकी प्राइसेस बढ़ गई होती हैं। तो हमारे साथ अब्दुल कादिर मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल है, कीमतें कुछ कम हुई हैं कि नहीं। अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल, आज मार्केट की सूरत हाल पे बात की जाए तो सबसे बुरी खबर जो है वो पोल्ट्री मसनूआत की है। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में गैर मामूली तौर पर आज 20 रुपए फ़ी किलो तक का इजाफा कर दिया गया। मजमूई तौर पर 2 दिनों में ब्रायलर गोश्त 29 रुपए फ़ी किलो तक महंगा हो चुका हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ ब्रायलर की कीमत 247 रुपए फ़ी किलो थी, जिसमें 20 रुपए इजाफा करके आज जो सरकारी नरकनामे जारी किए गए हैं उसमें 267 रुपए फ़ी किलो कीमत मुकर्रर कर दी गई है। और इस हवाले से ब्रायलर ट्रेडर्स का ये कहना है कि जो मार्केट में खपत है वो ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो मार्केट कमेटी सब्ज मंडी की जानिब से जो सरकारी नरकनामे आज जारी किए गए हैं उसमें 2 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया है और 3 सब्जियां महंगी की गई हैं। बज़ाहिर दीगर सब्जियों की कीमतों में जो है वो इस्तेहकाम है। टमाटर की बात की जाए तो आज टमाटर 60 रुपए फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में बदस्तूर 80 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत में आज 3 रुपए का इजाफा किया गया, 33 रुपए फ़ी किलो से कीमत बढ़ाकर 36 रुपए कर दी गई है। लेकिन ये नरकनामे सरकारी नरकनामे हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में प्याज जो है वो 50 से 60 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर मौसमी सब्जियों में करेले की कीमत में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल इजाफा हो रहा है और कीमत 150 रुपए फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। आज 5 रुपए का इजाफा किया गया है। सरकारी नरकनामों में करेलों की कीमत जो है वो 150 है, लेकिन ओपन मार्केट में करेले 220 से 250 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च की कीमत में भी आज 5 रुपए का इजाफा हुआ है। 99 रुपए फ़ी किलो थी गुज़िश्ता रोज़ कीमत, 5 रुपए इजाफा करके 104 रुपए कर दी गई है, लेकिन 104 रुपए के बरक्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे मार्केट की सूरत हाल से। और साथ ही साथ सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी जो माहिर ग़िज़ायात थी, और मरीम कुरैशी थी जो हर्बलिस्ट थी, और हमें बता रही थी कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सब्जियां खाना, हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे शो पर आई और हमें अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं कि हम घर बैठकर किस तरह कर सकते हैं। गोश्त खाएं, आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप गोश्त ना खाएं, लेकिन आप सब्जियों का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, खासतौर पर मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करें। जूसेस बना के पिएं, लेकिन ज्यादा जूसेस भी मत पीजिए, उसको उसी तरह खाने की कोशिश करें फलों को, क्योंकि वो ज्यादा अफादियत उनमें होती है आप अगर उनको वैसे ही खा लेते। जनाब इस बारे में हमने आपको बताया है, मजीद भी बातें करनी है, मजीद भी सेगमेंट्स है बहुत अच्छे हमारे पास आपके लिए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, और अब हमने कुछ बात करनी है खेलों की दुनिया के हवाले से, और आपको कुछ नए टैलेंट से भी मिलवाना है। और आपको पता है ना कि टेनिस का खेल पाकिस्तान में काफी तेजी के साथ अब मकबूलियत हासिल कर रहा है, और बागेजना पंजाब लॉन टेनिस में नेशनल जूनियर और सीनियर टेनिस चैंपियनशिप में सनसनीखेज मैचों का सिलसिला भी जारी है, और चैंपियनशिप में मुल्क भर से 150 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ टेनिस प्लेयर्स भी मौजूद हैं, 2 छोटी छोटी टेनिस प्लेयर्स हैं, और इनसे जानते हैं कि इनका ये मुकाबले कैसे रहे हैं। और हमारे साथ शिमजा नाज मौजूद हैं और उनके साथ हानिया मिन्हास है, जो दोनों ही टेनिस की नेशनल प्लेयर्स हैं और कई मुकाबले भी अपने नाम कर चुकी हैं। शिमजा को और मैं हानिया को जो है वो खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप दोनों? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। पहले मुझे बताओ शिमजा कौन है और हानिया कौन है? मैं शिमजा हूँ। हाँ, मैं हानिया हूँ। हाँ। ठीक है, आप दोनों बहनें हूँ या दोस्त हो? दोस्त हैं। दोस्त हो आप दोनों? तकरीबन 2 साल से। 2 साल से दोस्त हो, माशाल्लाह। तो शिमजा पहले मुझे आप बताओ कि किस तरह शौक हुआ कि मैंने टेनिस खेलना है, और कब से स्टार्ट किया हुआ ये खेलना? एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी। माय फादर वांटेड मी टू प्ले टेनिस। आई वाज 5 years old, अराउंड 5 to 7 years old, जब मेरे फादर ने मुझे एकेडमी में इधर बागेजना ज्वाइन करवाया। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था टेनिस क्या होती है, बट उनका शौक था, उन्होंने मुझे भेजा उधर, और आहिस्ता आहिस्ता खेलते गए, टूर्नामेंट स्टार्ट किए। तो
तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जीतना शुरू किया मतलब और काफ़ी अच्छा रहा और इंटरेस्ट इतना बन गया कि अब शौक है, नहीं छोड़ने का दिल नहीं करता। अब शम्सा ने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, इसको लेकर चलना है। जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग करके मेहनत करके, बहुत मेहनत लगती है आगे आए, और तकरीबन मैं 3 साल से अंडर 18 नंबर 1 हूँ पाकिस्तान में और लेडीज में नंबर 6 हूँ। तो हानिया से पूछ लेते हैं। हानिया आप बताओ, क्या आपको कब इंटरेस्ट हुआ कि मैंने इस साइड पर जाना है? जब मैं छोटी थी मुझे टेनिस नहीं पता था। कितनी छोटी थी? अभी भी आप छोटी हो? मैं 3 साल की थी। अच्छा। और मेरे बाबा वो दुबई में कोचिंग करते थे। अच्छा। हाँ, और एक दिन मैंने रैकेट पकड़ा था और मैंने वॉल के सामने वो हिटिंग कर दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे बाबा कहते चलो मैं इसको सिखाता हूँ। तो मैंने वो ट्रेनिंग किया और मेरी इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू हिट, यू नो, लाइक ऑल द अदर प्लेयर्स। मतलब बाबा को देखती होगी कि बाबा ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इस तरह करवा रहे हैं, और ऑब्वियसली वो इनबिल्ट भी होता है जब आपके पेरेंट्स में हो। तो खुद अपना पहले शौक था या बाबा को देखकर हुआ? मैंने वो रैकेट पकड़ा था ना, तो फिर मुझे शौक हुआ था कि ये इंटरेस्ट है इसमें, कुछ कर सकती हूँ मैं। और फिर मैं ट्रेनिंग कर रही थी और मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट जीता था। अच्छा, कब? दुबई में, जब मैं मेरे ख्याल में कौन सी ईयर में थी, कितने उम्र की थी आप जब आपने पहला टूर्नामेंट जीता? मुझे लगता है 6 साल की थी। और अभी कितने साल की हो? अब मैं 10 साल की हूँ। 10 साल की हो। 6 साल की उम्र में आपने पहला टूर्नामेंट जीता। और आपने शम्सा कब जीता पहला टूर्नामेंट? मैंने पहला टूर्नामेंट जीता था 2015 में। अच्छा, 2015 में अंडर 18 कैटेगरी। अंडर 18 में, ओके। और कैसा महसूस हुआ कि मैंने पहला टूर्नामेंट जीता है और जो मैं करना चाह रही हूँ, मैं उसकी पहली सीढ़ी जो है, स्टेप है, उस पे चढ़ गई हूँ? बहुत अच्छा लगा था जब मैं खेल रही थी उस वक़्त, मतलब इतनी नहीं लगता था कि जीतूंगी, क्योंकि मेरा काफ़ी सीनियर से मैचेस होते थे और मैं तकरीबन जब उधर उस वक़्त कैटेगरीज काफ़ी कम होती थी, सिर्फ अंडर 18 होती थी, वो मैं खेल नहीं सकती थी। तो मैं अंडर 14 और अंडर 16 बॉयज़ खेलती थी। अच्छा। बॉयज़ कैटेगरी खेलती थी, जिसमें मैं 14 में बॉयज़ फाइनलिस्ट भी रही हूँ और 16 में सेमी फाइनलिस्ट भी रह चुकी हूँ। तो बॉयज़ कैटेगरी खेल के मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, काफ़ी सारे लड़कों के साथ खेले मैचेस। तो इस तरह मैं 2015 में और 15 में पहला टूर्नामेंट जीता मैंने अंडर 18 का। अच्छा। उसके बाद 2016 में भी मैंने एक सीनियर प्लेयर को बीट किया था, जिसमें मतलब वो काफ़ी अच्छा मेडल जीत चुकी हो शम्सा अभी तक? वैसे तकरीबन काफ़ी मेडल्स अब तक तो जो याद हो कि मैंने ये अचीवमेंट, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसका मेडल लिया मैंने। अंडर 18 नंबर 1 को बीट किया था। अच्छा। तो जब मैं लाइक आज से 6 years बैक, तो उस वक़्त मैंने अंडर 18 नंबर 1 को बीट किया था। आई वॉज 12। और उसके बाद कायद-ए-आज़म गेम्स में आई वॉज सिल्वर मेडलिस्ट। उसके अलावा नेशनल गेम्स में भी आई वॉज सिल्वर मेडलिस्ट एंड ब्रॉन्ज एज वेल। तो हानिया, आपने कितने मेडल्स लिए अभी तक? मैंने सारे जीते 58 टाइटल्स। 58 टाइटल्स? हाँ, वाओ, सारे जीते। और जब पहला टाइटल मिला तो कैसा खुशी हुई? पेरेंट्स के क्या फीलिंग थी उस टाइम? मैं like I was feeling that I was improving and I should keep going on. And then from that time I kept on improving and now I won ladies. तो अभी इस साइड पे ही जाना है हानिया? आपने सोच लिया है कि टेनिस ही खेलनी है मैंने? हाँ, मुझे सरीना से बेहतर होना और ग्रैंड स्लैम जीतना, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे शिम्सा आप बताओ, कौन सा फेवरेट प्लेयर है जिसको देखती हो कि अच्छा मैंने इसको बीट करना है या इस जैसा बनना है मैंने? मैं मारिया शरापोवा को देखती हूँ, स्टेफी ग्राफ को और गार्बिन मगरूजा। मतलब इनसे इंस्पिरेशन होती है आपको कि मैंने इन जैसा बनना है? क्योंकि सबकी एक इंस्पिरेशन होती है, उनको देखकर ही आप आगे बढ़ते हो। आनिया, आपका क्या है? मेरे राफिन नज़ार है। वो मुझे इसकी गेम बहुत अच्छी लगती है। वो स्पिन करते और ही इज अ फाइटर। तो जब कंपटीशन के लिए जाते हो, अभी भी आप कंपटीशन जूनियर सीनियर चैंपियनशिप कर आए हो, तो क्या रहा उसका मुकाबला, किन लोगों के साथ था और कौन सी पोजीशन पे आए हो?
लाइक द लास्ट टूर्नामेंट, हाँ वो लेडीज़ में जीती हूँ और वो अंडर 12 में सेमीफाइनल में हूँ। माशाल्लाह। और आप शिमजा? मैं लेडीज़ में तकरीबन सेमीफाइनलिस्ट रही हूँ। हाँ जी, उसके अलावा बस लेडीज़ खेला था। शिमजा, ये भी देखा जाता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि आप बाहर नहीं निकलो, आप ये खेल नहीं सकते और आप तो घर में रहो, बच्चियां हैं, बच्चियां नहीं बाहर जाके, लड़कों के साथ खास तौर पर नहीं खेल सकती। तो आपके घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? हाँ जी, उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब शुरू से फील्ड में थे, मामा साथ साथ रही, मामा पापा की इतनी सपोर्ट थी कि कभी भी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। मैं मतलब आउट ऑफ स्टेशन भी जाती रही तो मामा ने पूरी ड्यूटी दी है मेरे साथ। शी वॉज ऑलवेज विद मी। इस्लामाबाद, कराची, सरगोदा जहाँ भी आते थे वो मामा मेरे साथ जाती थी। इवन के बहन भाई छोटे घर होते थे अकेले, वो मेरे साथ साथ रहती थी, हर जगह जाती थी। उसके अलावा मैं 2015 में थाईलैंड गई फॉर अ मंथ ट्रेनिंग के लिए, फेडरेशन ने भेजा था। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई आहिस्ता आहिस्ता। तो मतलब घर वालों ने सपोर्ट किया? घर वालों ने ये नहीं कहा कि घर में बैठकर पढ़ो या जो भी करो? उन्होंने ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया। तो हमने भी मेहनत की। एग्जैक्टली ऐसा ही है, मेहनत आपको ऑब्वियसली सपोर्ट मिल जाती है ना, तो आपका भी दिल करता है कि आप और मेहनत करो। हानिया, आप कितने टूर्स लगा चुकी हो बाहर के? बाहर के मैंने अभी नहीं जाया, लेकिन मैं हॉलैंड जाऊंगी, नीदरलैंड्स में। अच्छा। हाँ, और वो घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे बाबा बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मुझे टेनिस खिलाते हैं और मामा भी। वो my mom, you know, she left her job for me. अच्छा। And yeah, and my dad, he also left everything for me, sacrificing everything. तो and कितनी देर प्रैक्टिस करती हो हानिया? 2 घंटे। 2 घंटे? एक दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करते हो आप? हाँ, और हिटिंग भी साथ साथ। अच्छा, ठीक है। और आप शिमजा? यही 2 आवर्स ट्रेनिंग होती है, थोड़ी सी हिटिंग, और 1 आवर जिम का होता है और 1 आवर ट्रैक रनिंग होती है। अच्छा। इसके अलावा तो दोनों एक ही ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ले रहे हो या अलग अलग? तकरीबन सेम, कभी अलग होता है, कभी सेम होती है। हाँ, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि और पढ़ाई भी कर रहे होगे आप लोग, स्टूडेंट भी हो, तो किस तरह एडजस्ट करते हो पढ़ाई के साथ साथ आपने ये भी टेनिस भी खेलनी है? मेरे लिए वो आसानी होता है क्योंकि मैं होम स्कूलिंग हूँ। और मेरी मामा वो टीचर थी दुबई में। अच्छा। तो मुझे पढ़ा सकती है। हाँ, घर में। ठीक है। शिमजा, आप कैसे एडजस्ट कर लेते हो? मैं पहले मतलब O लेवल्स तक स्कूल से रही, लेकिन उसके बाद काफ़ी मुश्किल हुआ मैनेज करना। स्कूल भी साथ साथ गेम, जिम और आउट स्टेशन जाती थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। बट नाउ आई एम इन A लेवल्स जो प्राइवेट कर रही हूँ मैं, और मैनेज हो जाता है। सुबह में क्लब गेम होती है और दोपहर में वो भी तकरीबन हम क्लब में ही होते हैं। उधर सारा तकरीबन टाइम आधा टेनिस करना होता है तो आप एडजस्ट कर ही लेते हो। ये कह सकते हैं शाम में पढ़ाई होती है, और शाम में पढ़ाई होती है। जब कभी एग्जाम्स होते हैं थोड़ी देर के लिए टेनिस को ब्रेक दे देते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो पढ़ाई को ब्रेक। हमारे साथ शिमजा और हानिया मौजूद थी और टेनिस प्लेयर हैं जनाब। हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में, जिनसे हमने आपको मिलवाया भी है। मैं शिमजा और हानिया आप दोनों का थैंक यू करती हूँ कि आप यहाँ पर आई हैं और हमें बताया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं जनाब। और भी बहुत सारा टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में जिनको सिर्फ खोजने की ज़रूरत है, बाहर निकालने की ज़रूरत है। और इसी तरह के जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारा नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और उम्मीद है और दुआएं हैं इन लोगों के साथ कि ये इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें और आगे बढ़ते जाएं। जनाब, यहाँ पर वक्त खत्म हो गया है, कल दोबारा मिलेंगे और मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।